हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक है कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्रियाशील मध्यवर्ती कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी और हमने पढ़ा था फर्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ा था हमने कार्बोनियम आयन और इस कार्बोनियम आयन किस प्रकार के बंध विखंडन से प्राप्त होता है इसकी चर्चा हमने करी थी। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोनियम आयन कौन कौन सी अभिक्रियाओं के द्वारा बनता है। अब आपका कार्बोनियम आयन बनाने के मेथड अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी, उनके स्थायित्व के बारे में बात करते हैं। तो कार्बोनियम आयन क्या होता है, तो हमने चर्चा करी थी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और 3 बंध युग्मों के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। और इस कार्बन का जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। और sp2 संकरण के कारण इसकी जो आकृति होती है वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, या इसको हम कह सकते हैं त्रिकोणीय समतल आकृति या त्रिभुजीय समतल आकृति आप इसको कह सकते हैं। और एक आपने यहाँ पे देखा था कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे उपस्थित होता है, खाली रिक्त p कक्षक भी यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर उपस्थित रहता है। तो ये हमने बात करी थी कार्बोनियम आयन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को हम 3 कारणों के द्वारा समझा सकते हैं। पहला है आपका प्लस आई प्रभाव, प्रेरित प्रभाव के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। सेकंड है आपका हाइपर कंजुगेशन या अति पर संयुग्मन, ठीक है। तीसरा प्रभाव कौन सा है, अति पर संयुग्मन प्रभाव के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। और तीसरा आपका है अनुनाद रेजोनेंस। इन 3 के द्वारा हम इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को हम समझा सकते हैं। और एक चीज और कि किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको निर्धारित करने का एक तरीका ये होता है कि जिस भी कार्बन पर या कोई भी आपका आयन है उस आयन पर जो आवेश है, अगर वह आवेश किसी कारणवश ऐसा कोई ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ हो जिसकी वजह से वह उस आवेश की मात्रा या तो कम हो जाए या उसका क्या हो जाए, डीलोकेलाइजेशन विस्थानीकरण हो जाए, डीलोकेलाइजेशन हो जाए, विस्थानीकरण हो जाए, या उस आवेश की मात्रा कम हो जाए, तो वह ग्रुप उस आयन की स्थायित्व को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इस कार्बन की कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ के जो जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं वो जुड़ने वाले ग्रुप इस प्रकार के हों कि इस पॉजिटिव चार्ज को या तो कम कर दे या फिर जो इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम है, न्यून है, उसको कम कर उसको बढ़ा दे। मतलब यहाँ पे जो आवेश की मात्रा वो कम हो जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाए, तो उस कंडीशन में इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका विस्थानीकरण हो जाए, डीलोकेलाइजेशन हो जाए, तो इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुल मिला के बात ये हो रही है कि आवेश की मात्रा है वो कम हो जाए तो उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को हम 3 प्रभावों के आधार पे समझाया जा सकता है। पहला है आपका प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, जो कि आपके एल्किल समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि हम पूर्व के वीडियो लेक्चर के द्वारा समझ चुके हैं कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। सेकंड है आपका अति पर संयुग्मन यानी कि हाइपर कंजुगेशन। इसके द्वारा भी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को समझा जा सकता है और इसके बारे में भी हम पूर्व के वीडियो लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि किसकी उपस्थिति में होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति में आपका हाइपर कंजुगेशन होता है। और अनुनाद रेजोनेंस, इसके द्वारा भी हम कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। तो अनुनाद बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होगी या संयुग्मन वाली स्थिति होगी, वहां पे आपको अनुनाद प्रदर्शित होता है। तो इन 3 के माध्यम से हम कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्लस आई प्रभाव कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव एल्किल समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और प्लस आई प्रभाव का सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप कोई जुड़ा हुआ हो
और इलेक्ट्रॉन दाता समूह कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पे ये है आपका कार्बोनियम आयन, और अगर इस कार्बोनियम आयन पे माना कि कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है R, जो कि कौन सा है आपका एल्किल समूह है, ठीक है। एल्किल समूह, इसका मतलब कौन सा प्रभाव है इसका, प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कार्य करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग का काम करेगा ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के द्वारा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता की जो कमी है उसको पूरा कर रहा है, मतलब आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव जो आवेश है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एल्किल समूह पे विस्थापित हो रहा है। आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पूरे आयन पर विस्थानीकरण हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो एल्किल समूह का दाता समूह का जो प्रभाव है इसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज धनावेश की मात्रा में कमी आ रही है। तो इस वजह से इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब बात ये हो रही है कि आवेश की मात्रा कम हो या आवेश का विस्थानीकरण हो, उस कंडीशन में आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एग्जांपल देखा हमने प्लस आई प्रभाव के द्वारा कि जैसे R इलेक्ट्रॉन की पुशिंग करेगा इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, तो ये कार्बन पॉजिटिव और उसके आवेश की मात्रा कम होती है। इस वजह से एल्किल समूह या प्लस आई प्रभाव वाला समूह या इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बोनियम आयन के साथ जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि हम बात करें ये कार्बोनियम आयन, अगर माना कि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज द वन एल्काइल ग्रुप, तो वन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगेगा। अगर माना कि अपन बात करें कि दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो दो एल्काइल समूह का प्लस आई प्रभाव लगेगा। तो दो एल्काइल समूह जैसे अगर इस कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़े होंगे तो दो एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर जो धनावेश है उसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में कम होगी। इस वजह से ये जो आपका एल्किल है, एक एल्किल समूह उपस्थित है और दो एल्किल समूह उपस्थित है, तो इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपका 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन कहेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से दो कार्बन आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़े हुए एल्काइल से मतलब कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन, इस कार्बोनियम आयन को अपन कहेंगे 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। अगर आपका इस कार्बन के साथ 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं, इस कार्बोनियम आयन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में 3 एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव लगेगा। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एल्किल समूह की बात करें, एल्किल कार्बोनियम आयन में बात करें तो एल्किल कार्बोनियम आयन में 3 डिग्री एल्किल कार्बोनियम आयन आपका सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल कार्बोनियम आयन में 3 एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव की वजह से इस कार्बन के ऊपर धनावेश की मात्रा सबसे ज्यादा कम होती है। इस वजह से ये जो एल्किल कार्बोनियम आयन है वो आपका ज्यादा स्थायी होता है, या फिर आप कह सकते हैं 3 एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव की वजह से धनावेश का विस्थानीकरण यहाँ पे ज्यादा होता है। इस वजह से 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आपका ज्यादा स्थायी होता है। इसमें एल्किल कार्बोनियम आयन में हमने बात करी कि किस प्रकार से कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी होती है। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, और लास्ट में हो जाएगा आपका कार्बोनियम आयन CH3 पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे कोई एल्किल समूह आपका उपस्थित नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं जो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो उसकी स्थायित्व तो सबसे कम होगा। और 3 डिग्री कार्बोनियम में 3 एल्काइल समूह के प्लस आई प्रभाव लग रहा है, 3 एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से धनावेश का विस्थानीकरण ज्यादा होता है। इस वजह से एल्किल कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को हमने प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझाया, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन की सबसे ज्यादा होगी। जैसा कि आपका एग्जांपल CH3 C पॉजिटिव एंड दिस इज CH3, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, और इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल
कार्बोकेटायन या टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन इसको हम कहेंगे। क्या नाम है इसका? कल ही हमने नामकरण उसका पढ़े थे, लेक्चर पढ़ चुके हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, तृतीयक ब्यूटिल धनायन जो आपको कार्बोनियम आयन है वह आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है और सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा। इसके बाद आपका आ जाएगा आइसोप्रोपिल धनायन। दिस इज अ आइसोप्रोपिल धनायन, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्किल समूह के जुड़े हुए हैं। दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, जो कि आपका एग्जांपल है एथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, एथिल कैटायन, दिस इज अ टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन, आइसोप्रोपिल कैटायन एंड एथिल कैटायन। तो ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का सबसे ज्यादा स्टेबल 3 एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूनता में सबसे ज्यादा कमी आएगी। इस वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन या 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आपका ज्यादा स्थायी होता है। तो ये तो बात करी हमने प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे। ठीक उसी प्रकार से हम हाइपर कंजुगेशन अति परसंयुग्मन के द्वारा भी कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को इस हाइपर कंजुगेशन अति परसंयुग्मन के द्वारा भी समझाया जा सकता है। और हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट ये है कि जो भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगी या हाइपर कंजुगेशन उन यौगिकों के द्वारा या उन आयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उस आयन या यौगिक में अनुपस्थित है, उस कंडीशन में आपकी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा। तो हम हाइपर कंजुगेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी हम एल्किल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को समझाया जा सकता है। तो जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जितने ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी अति परसंयुग्मन संरचनाएं ज्यादा बनती हैं। तो जैसा कि हम बात करें तो ठीक उसी प्रकार से जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपन लेते हैं। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसका नाम है आपका टर्शियरी ब्यूटिल धनायन। इसका नाम है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों कहा गया है कि जिस कार्बोनियम आयन के साथ जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसमें आप देख रहे हैं 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन आ जाता है। लेकिन हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री है। इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, या इसको हम कहते हैं तृतीयक कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो ये 3 डिग्री है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया था, मेन स्ट्रक्चर आपके कार्बोनियम आयन ये है। तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन एंड दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 3 6 और 3 9। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में जो आपके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या वो कितनी है? 9 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और 9 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इस वजह से टर्शियरी ब्यूटिल धनायन की सबसे ज्यादा अति परसंयुग्मन संरचनाएं बनेंगी। इस वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक उसी प्रकार बात करें आइसोप्रोपिल धनायन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। तो दिस इज दोनों, ये आपके दोनों अल्फा कार्बन है। और एक पे 3, तो 3 और 3 6। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ पे बनने वाली संरचना है 3 डिग्री कार्बोकेटायन से कम होंगी, 6 बनेंगी यहाँ पे। और ये जो आपका 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन आप देख रहे हैं केवल एक अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 है। तो सबसे ज्यादा सबसे कम यहाँ पे अति परसंयुग्मन संरचना किसकी बनेगी? 1 डिग्री, यानी कि एथिल कैटायन की यहाँ पे सबसे कम अति परसंयुग्मन संरचनाएं बनेंगी। और जितनी अति परसंयुग्मन संरचनाएं कम बनेगी उतना ही उस धनायन का या उस यौगिक का स्थायित्व कम होता है। और लास्ट अपन बात करें कार्बोनियम आयन या मेथिल कैटायन की बात करें तो मेथिल धनायन में आप देख रहे हैं कि CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो इसकी एक भी अति परसंयुग्मन संरचना नहीं बनेगी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 9 है, सबसे ज्यादा है, तो यहाँ बनने वाली अति परसंयुग्मन संरचना ज्यादा होंगी।
सेकंड नंबर पे 2 डिग्री की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। और फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 है। और CH3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, 0 है, तो वहाँ पे कोई भी अतिपर संयुग्मन संरचना नहीं बनेगी, तो उसका स्थायित्व सबसे कम होता है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि अतिपर संयुग्मन संरचना किस प्रकार से बनती है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये हम ले लेते हैं CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे क्या होता है, अतिपर संयुग्मन संरचना में क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है अपने बंध युग्म के सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, उस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसके साथ विस्थानीकरण कर देता है, डीलोकलाइजेशन कर लेता है। तो अतिपर संयुग्मन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कार्बन के ऊपर जो धनावेश है या संयुग्मन में जो भी चीज उपस्थित है, यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका इस पॉजिटिव के साथ संयुग्मन में है। इस वजह से यहाँ पे इसके p ऑर्बिटल के साथ वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ संयुग्मन में उपस्थित है, तो यहाँ पे इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण यहाँ पे होता है। जबकि अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। यह अतिपर संयुग्मन और अनुनाद के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इस वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी अतिपर संयुग्मन की संरचनाएं इस प्रकार से बनती है, CH3 एंड CH3। और ये जो धनावेश था वो इस हाइड्रोजन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। इस वजह से अतिपर संयुग्मन को नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस भी कहा जाता है, बंध रहित अनुनाद भी हम इसे कहते हैं, रेजोनेंस, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस इसको कहा जा रहा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी प्रकार का कोई धनावेश किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो ये आपकी एक अनुनादी संरचना, एक अतिपर संयुग्मन संरचना बनी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन भी इस कार्बन पॉजिटिव के साथ संयुग्मन में है, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ विस्थानीकरण हो जाता है, तो दूसरी बनेगी। फिर तीसरा हाइड्रोजन तो तीसरी, फिर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। तो टोटल 9 अतिपर संयुग्मन संरचना यहाँ पे बनेगी, और प्लस आपकी ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो, तो 9 अतिपर संयुग्मन संरचना बनती है। और जितनी ज़्यादा अतिपर संयुग्मन संरचनाएं बनती है ठीक उतनी ही उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस भी इसको हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से आपके यहाँ पे अतिपर संयुग्मन संरचना बनती है, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो ये है आपका अतिपर संयुग्मन के द्वारा कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझाना, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन जो एल्किल कार्बोनियम आयन है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी स्टेबिलिटी होती है, किसकी होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अभी हमने बात करी है केवल एल्किल कार्बोनियम आयन की बात करी है, क्योंकि एल्किल कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को हम अतिपर संयुग्मन संरचना एवं प्रेरणिक प्रभाव प्लस I प्रभाव के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझाइए, तो आप प्लस I प्रभाव के द्वारा और अतिपर संयुग्मन संरचना के द्वारा आप समझा सकते हैं। तो ये आगे और अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो सेकंड में ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर, और फिर तीसरा इस प्रकार सबके अनुनादी संरचनाएं अतिपर संयुग्मन संरचनाएं बनती रहती है। और जितनी ज्यादा अतिपर संयुग्मन संरचनाएं बनेगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इनके स्थायित्व को हम एल्किल कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को हम प्रेरणिक प्रभाव प्लस I प्रभाव और अतिपर संयुग्मन संरचना के द्वारा समझा सकते हैं। अब तीसरा जो इफेक्ट है वो है आपका अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस के माध्यम से भी हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी आपने अतिपर संयुग्मन संरचना देखी थी, तो आपने देखा कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, विस्थानीकरण हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, तो उस वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया है कि किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज की मात्रा कम होगी उतना ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि चार्ज कम होना चाहिए और उस पर
इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो आपका क्या हो जाए, डीलोकलाइजेशन हो जाए या विस्थानीकरण हो जाए, उस कंडीशन में उस आयन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ठीक अनुनाद के द्वारा भी हम जो आवेश है उसका डीलोकलाइजेशन हम कर सकते हैं। इस वजह से अनुनाद के द्वारा भी हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। अब अनुनाद के द्वारा उन कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को समझाया जा सकता है जहाँ पे अनुनाद प्रदर्शित होता हो। इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, ये आपका कार्बोनियम आयन है जिसका नाम है एलिल धनायन, इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये जो आपका एलिल केटायन है, एलिल धनायन है, इस एलिल धनायन में स्टेबिलिटी को हम अनुनाद के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पाई इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन पॉजिटिव के साथ जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो आपस में संयुग्मन में उपस्थित है और संयुग्मन में कंजुगेशन में उपस्थित है। इस वजह से यहाँ पे अनुनाद प्रदर्शित होता है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन करता है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कुल मिला के ये हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह इस पूरे आयन के ऊपर विस्थानीकृत हो रहा है, जबकि अगर अपन बात करें तो ये जो CH2 पॉजिटिव है अभी एक कार्बन पर उपस्थित है, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से यह जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे आयन पे शिफ्ट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन कहते हैं। और इसी अनुनाद के द्वारा यहाँ पे जो धनायन है वो पूरे स्पीशीज पर शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से ये जो धनायन है वो धनायन के आवेश की मात्रा क्या हुई, कम हुई, क्योंकि पहले केवल एक कार्बन के ऊपर था, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीनों कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब आवेश की मात्रा क्या हुई, कम हुई। इस वजह से एलिल धनायन अनुनाद के द्वारा यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को हमने प्रेरक प्रभाव के आधार पर समझाया, अतिपर संयुग्मन के आधार पर समझाया और अनुनाद के द्वारा हमने समझाया। तो उन तीनों प्रभाव में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट प्रभाव है वो कौन सा, आपका अनुनाद प्रभाव सबसे ज्यादा आपका डोमिनेंट है। तो आप बात करेंगे कि एल्किल कार्बोनियम आयन और एलिल धनायन। आपने देखा एलिल धनायन और एल्किल कार्बोनियम आयन, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आपने पढ़े, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपिल एंड एथिल कार्बोकेटायन आपने पढ़े। उन सब में जो स्टेबिलिटी किसकी होगी, इस एलिल धनायन की आपकी यहाँ पे होगी। तो एलिल धनायन की स्टेबिलिटी एल्किल कार्बोनियम आयन से ज्यादा है, क्योंकि ये यहाँ पे अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ पे इस कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ हो जाती है और हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचना यहाँ पे बनती है। तो ये आ रही है, तो एलिल कार्बोनियम आयन है या एलिल धनायन है वो आपका एल्किल कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्थायी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनुनाद के द्वारा आप स्टेबिलिटी को समझा रहे हैं और अनुनाद प्रभाव प्रेरक प्रभाव व अतिपर संयुग्मन से ज्यादा प्रभावी होता है। तो एलिल धनायन एल्किल कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो ये अनुनाद प्रभाव। इसके अलावा एक और है, ये है आपका, इसका नाम है बेंजील धनायन। क्या नाम है इसका, बेंजील धनायन। और ये बेंजील धनायन की स्टेबिलिटी को भी हम अनुनाद प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। तो अनुनाद के द्वारा यहाँ पे भी क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अब देख रहे हैं आप कि एलिल धनायन में केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। ठीक है, जबकि आप बेंजील धनायन में आप देखेंगे कि 2 से ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है। इस प्रकार से CH2 पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया। ठीक है, जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे आ गया। ठीक है, अब इस कार्बन से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो ये अपन क्या लिख रहे हैं, बेंजील धनायन की अनुनादी संरचना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं
1 2 3 और एक और बनेगी, तो 4 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। किसमें? बेंजील धनायन में। और आपने देखा एलिल धनायन में केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। और अपन पहले ही जानते हैं कि जितनी अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा बनती है उतनी ही उस यौगिक की या उस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि बेंजील धनायन और एलिल धनायन में आप बात करें तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बेंजील धनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अपन बात करें तो अनुनाद की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है कार्बोनियम आयन में वह सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? बेंजील सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? बेंजील धनायन की। तो पहली बात तो ये कि जहाँ पे भी अनुनाद आ गया उस अनुनाद की वजह से जो आयन की स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो बेंजील धनायन, फिर एलिल धनायन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एल्किल कार्बोनियम आयन जिसमें आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड लास्ट में आ जाएगा आपका मेथिल धनायन। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन। बेंजील धनायन, एलिल धनायन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मेथिल कैटायन 3 डिग्री में आप ले सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटिल धनायन 2 डिग्री में आपका हो जाएगा आइसोप्रोपिल धनायन, 1 डिग्री में आपका हो जाएगा एथिल धनायन और तीसरा आपका मेथिल धनायन। तो ये आपका कार्बोनियम आयन के एल्किल और एलिल व बेंजील मतलब एरोमेटिक और आपका एलिल धनायन के बारे में हमने चर्चा करी, जिनके स्थायित्व को हमने 3 प्रभाव के आधार पे समझा। प्रेरणिक प्रभाव, अतिपरसंयुग्मन प्रभाव एवं अनुनाद के द्वारा हमने कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के बारे में चर्चा करी। ठीक है। अब कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण भी है आपका, और कार्बोनियम आयन का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के आधार पे इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है अल्पजीवी, अल्पजीवी मतलब शॉर्ट लिव्ड, जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता है, और दूसरा आपका होता है दीर्घजीवी। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दीर्घजीवी। दीर्घजीवी का मतलब हो गया इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस कार्बोनियम आयन को हम किसी लवण बना के इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको अलग भी किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे दीर्घजीवी। और अल्पजीवी वह कार्बोनियम आयन होता है जो बहुत कम समय के लिए बनता है। और अल्पजीवी में आपको होता है आपको अल्पजीवी जो कार्बोनियम आयन जो होते हैं उनको हम अतिपरसंयुग्मन एवं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर उनके स्थायित्व को समझा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन से आएंगे आपके? एल्किल कार्बोनियम आयन अल्पजीवी में की कैटेगरी में आपके आएंगे, जिसको हम अतिपरसंयुग्मन एवं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। उस कैटेगरी में आपके आएंगे अल्पजीवी की कैटेगरी में, और दीर्घजीवी में आपके कार्बोनियम आएंगे कौन से आएंगे? जिनको हम अनुनाद के आधार पर हम समझा सकते हैं, अनुनाद के द्वारा इसको समझा जा सकता है। जबकि अल्पजीवी की जो उनका जो स्थायित्व होता है उन्हें हम अतिपरसंयुग्मन एवं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते। तो ये है आपका कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण। तो जो आपके एल्किल है वो एल्किल कार्बोनियम आयन है वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके अल्पजीवी में, और जिनके स्थायित्व को हम अनुनाद के आधार पर समझा सकते हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आता है? दीर्घजीवी। और दीर्घजीवी में आपको एकदम लिखता हूं ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोनियम आयन, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोनियम आयन, इसको हम कह सकते हैं ट्राइफेनिल मेथिल धनायन, इसको हम ट्राइफेनिल मेथिल धनायन। ठीक है, तो ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। मतलब एक कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें जो 3 बंध जो है वो किसके द्वारा बने? फेनिल रिंग के द्वारा, मतलब बेंजीन रिंग के द्वारा यहाँ पे बनते हो। तो ये एग्जांपल है आपका दीर्घजीवी कार्बोनियम आयन का आपका एग्जांपल है ट्राइफेनिल मेथिल धनायन।
तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग का इस कार्बन के साथ विस्थानीकरण होगा, इस बेंजीन रिंग का इस कार्बन के साथ विस्थानीकरण होगा और इस बेंजीन रिंग का इस कार्बन के साथ विस्थानीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों एरोमेटिक वलय हैं और तीनों एरोमेटिक वलय की वजह से यहाँ पे इस कार्बन पॉजिटिव का जो पॉजिटिव आवेश है वो तीनों बेंजीन रिंग पर विस्थानीकृत हो जाता है। इस वजह से यह ज़्यादा स्थायित्व प्रदर्शित करेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है। इस वजह से इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ट्राइफेनिल मेथिल परक्लोरेट, ठीक है, ट्राइफेनिल मेथिल परक्लोरेट के रूप में ClO4- के रूप में यहाँ पे एक लाल रंग का आवेश, लाल रंग का ठोस प्राप्त होता है, जिसको हमने सेपरेट कर सकते हैं, जो सेपरेट किया गया है। तो ये जो धनायन है वो आप देख रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा समय के लिए होती है। इस वजह से इसको क्या कहा गया है, दीर्घजीवी कार्बोनियम आयन कैटेगरी में इसको शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा आपका एक एग्जांपल और है, जैसे कि इसको लिखा आपने ClO4- के रूप में इसको सेपरेट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपका और है जिसको हम कह सकते हैं, जो कि है आपका ट्रोपिलियम आयन। कौन सा है, ट्रोपिलियम आयन। ये भी आप एरोमेटिक यौगिक के पढ़ते समय आपने पढ़ा है। दिस इज ट्रोपिलियम आयन। ये जो धनायन है वह भी दीर्घजीवी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसकी अनुनाद के द्वारा इसकी अनुनादी संरचनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं। इस वजह से ये ट्रोपिलियम धनायन है वह सबसे ज़्यादा स्थायी है। और इस ट्राइफेनिल मेथिल धनायन से भी ज़्यादा स्थायित्व किसका होता है, ट्रोपिलियम धनायन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपने चर्चा करी कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के बारे में और कार्बोनियम आयन के वर्गीकरण के बारे में आपने चर्चा करी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोनियम आयन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रिया। थैंक यू।